पढ़ेंगे बोरोइंग पावर्स के बारे में, डिबेंचर एंड चार्जेस। बोरोइंग पावर होती है मतलब उधार लेने की जो शक्ति होती है। भाई हमें पता है कि कोई भी बिजनेस हो उसे पैसे की तो ज़रूरत होती है, तो हर कंपनी को है ना एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इस नीड को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, या तो वो अपने शेयर्स को इशू करती है, लेकिन हमेशा शेयर से है ना पैसे अरेंज करना ना इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है, और ना पॉसिबल होता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक लोन्स का सहारा लेती है, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है कि भाई जो भी मतलब नॉर्मली जो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं वो आर्टिकल्स के द्वारा ना उन्हें पावर दी जाती है कि हाँ भाई वो बोरो कर सकती है अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे जैसे केस बता रखा है जर्नल ऑक्शन एस्टेट को वर्सेस स्मिथ का, कि अगर एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली नहीं बताया गया है इन ए ट्रेडिंग कंपनी के आर्टिकल में, तो हर कंपनी के पास अधिकार है बोरो करने का एंड चार्ज करने का अपनी असेट्स, मतलब भाई जब वो लोन लेगी तो अपनी असेट्स को गिरवी रखने का जितनी अमाउंट उसने बोरो की है। सो फार जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं अगर उनकी बात करें तो वो ना पब्लिक लोन नहीं ले सकती जब तक कि क्लियरली ना बताया जाए मेमोरेंडम में। तो यहाँ पे हमने दो टाइप की कंपनी के बारे में पढ़ा, एक तो ट्रेडिंग कंपनी और एक नॉन ट्रेडिंग कंपनी। तो नॉन ट्रेडिंग में तो अगर आर्टिकल में नहीं है तो भी बोरो कर सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिंग में आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में क्लियरली बताएगा तो ही वो पब्लिक से लोन ले सकती हैं। तो कहता है कि जो कंपनी का मेमोरेंडम है वो ना डिफाइन करता है मैक्सिमम लिमिट, भाई इतनी सीमा तक इतने रुपए का लोन आप ले सकते हो, ठीक है। जबकि जो आर्टिकल है वो डिफाइन करता है प्रोसीजर लोन लेने का। तो आर्टिकल में हमें प्रोसीजर का पता चलता है, जबकि मेमोरेंडम में हमें मैक्सिमम लिमिट का पता चलता है, ठीक है। और कहता है कंपनी के केस में ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट राइट होता है पब्लिक को लोन लेने का, और वो अपनी बोरिंग पावर को यूज़ कर सकती है एक लिमिट तक, जब तक कि है ना लिमिट है ना अगर डिफाइन नहीं है मेमोरेंडम और आर्टिकल में तो वो ले सकते हैं, अगर लिमिट है तो वो उसके अकॉर्डिंग लेगी। और जहाँ पे जो मेमोरेंडम है कंपनी के स्टेट करते हैं कि जो लिमिट ऑफ कंपनी है भाई बोरो करने की, तो जो बोरोइंग है अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो, भाई लगा लो मेमोरेंडम में 5 लाख तक की लिमिट थी बोरो करें, और अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा बोरो करते हो मतलब बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी, तो इस केस में जो भी गारंटी दी गई है लोन के लिए वो इनवैलिड हो जाएगी। लोन को है ना हम कंपनी के अगेंस्ट में डेप्ट नहीं मानेंगे। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा, ना ही उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते। और जितने भी मेंबर है कंपनी के अगर वो कंफर्म भी कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो भी उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर बात आती है लॉफुल बोरोइंग या एक्सरसाइज ऑफ बोरोइंग पावर। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी है ना अपने अधिकार का यूज़ नहीं कर सकती लोन लेने का जब तक कि उसके पास है ना बिजनेस को कमेंस करने का अधिकार ना आ जाए। हमें पता है दो प्रकार की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो प्राइवेट को तो बिजनेस स्टार्ट करने का अधिकार तुरंत मिल जाता है, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है तो उसे लोन का भी अधिकार मिल जाता है, जबकि पब्लिक कंपनी के पास ये अधिकार तभी आता है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि पब्लिक कंपनी तो भाई शेयर डिवेंचर वगैरह से भी पैसे मतलब अराइज कर सकती है बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। नॉर्मली ये प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल्स में कंपनी के कि भाई पावर कितनी है बोरो करने की, कितने लिमिट्स हैं उसकी, ठीक है। जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास पावर होती है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक बोरो करने की। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो जो डिसीजन है बोरो करने का वो जर्नल मीटिंग में लिया जाएगा कि भाई अगर उससे ज़्यादा बोरो करना है तो कितना ज़्यादा किया जा सकता है। सेक्शन 180 डिफाइन करता है बोरोइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, है ना, कहता है कि वो कभी भी एग्री जितनी भी हमारे पास पेड अप कैपिटल है वो और फ्री रिजर्व उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या बोरोइंग जो आप विड्रॉ कर रहे हैं मतलब जब ज़्यादा पैसा ले रहे हो, तो जो डायरेक्टर होते हैं पब्लिक कंपनी के या सब्सिडरी के कांट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी इन जर्नल मीटिंग। जो बोरो मनी होती है विच टुगेदर विद दोज आल जो मतलब पहले ही बोरो की जा चुकी है, ठीक है, वो मोर देन अगर पेड अप या फ्री रिजर्व से है। अब बात आती है रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं बोरोइंग पावर पे। तो नॉर्मली इजी बात है भाई यही है, एक तो पब्लिक कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगी वो बोरो नहीं कर सकती। दूसरा है जो पब्लिक कंपनी होती है वो ना जितनी भी एग्रीगेट उसकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है उससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकती, ठीक है। फ्री रिजर्व मतलब जिनके ऊपर मतलब कोई भाई स्पेशल प्रोविज़न वगैरह क्रिएट नहीं किया गया है, कोई स्पेशल लायबिलिटी नहीं है जो अलग से रखे गए हैं हमने।
फिलहाल तो जो हर कंपनी होती है उसके पास इम्प्लिसिट राइट होता है बोरो करने का, कोई भी कंपनी लेकिन है ना बोरो नहीं कर सकती जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में प्रोविजन बताए गए हैं उनके अगेंस्ट। जो कंपनी होती है उसके पास अधिकार है बोरो करने का, लेकिन है ना एक लिमिट तक ही होता है, ठीक है। और जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर दायित्व क्रिएट होता है, अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं बताया जाए। इसकी जो बोरोइंग होती है वो एक लायबिलिटी होती है कंपनी की अनपेड कैपिटल के लिए भी, ठीक है। अब डिपॉजिट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, मतलब जो बैंकिंग कंपनी होती है उसके डिपॉजिट्स की बात करें। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सेप्ट कर लेती है डिपॉजिट जो पेबल है डिमांड के ऊपर या किसी अदर तरीके से लेके चेक वगैरह से, तो ये जो डिपॉजिट्स है हम इनको कंपनी की बोरोइंग नहीं बोलेंगे। अब है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो कहता है कि जब कंपनी है ना अपनी पावर्स का यूज करती है बोरो करने के लिए लिमिट से ज़्यादा जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल में बताया गया, तो इसे बोलते हैं हम अल्ट्रा वायरस बोरोइंग या बोरोइंग बियॉन्ड पावर। तो ये वॉइड होती है, ठीक है। तो इसमें आती है बोरोइंग विच आर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, मतलब जो अथॉरिटी ऑफ द कंपनी से दूर है। बोरोइंग जो अल्ट्रा वायरस है डायरेक्टर से, मतलब जो अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर के बाहर है, मतलब जितनी पावर मिलती है डायरेक्टर को उससे ज़्यादा जब किया जाए। तो बोरोइंग अल्ट्रा वायरस द कंपनी, कोई भी बोरोइंग कंपनी के द्वारा जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है या जो भी अथॉरिटी की लिमिट है उससे ज़्यादा है वो वॉइड होती है। इसीलिए कोई भी बोरोइंग कंपनी के द्वारा जो मतलब फॉलो नहीं करती अथॉरिटी को, और या मोर देन द अमाउंट द कंपनी इज ऑथराइज, जितनी भाई कंपनी को ऑथराइज की गई उससे ज़्यादा बोरो की जाती है तो वो वॉइड होती है। क्योंकि भाई जो कंपनी की अथॉरिटी नहीं है उससे ज़्यादा आप करोगे तो मतलब आप रूल्स को तोड़ रहे हो। और कोई भी गारंटी दी जाती है ऐसी बोरोइंग्स के लिए वो भी वॉइड होती है और वो लीगली बाइंड नहीं होती किसी भी तरीके से, ठीक है। और ना ही लॉ की नज़र में इस डेप्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है अगेंस्ट द कंपनी, और जो लेंडर होते हैं वो कंपनी को शू भी नहीं कर सकते उसकी पेमेंट वगैरह के लिए अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है। अब बात आती है लेकिन भाई अगर वो भाई अल्ट्रा वायरस बोरिंग करते हैं लेकिन तो भी भाई लेंडर को कुछ तो रेमेडीज मिलती हैं। तो कौन कौन सी है? लेंडर मतलब जिसने उधार दिया है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग, मतलब अगर भाई जो लोन लिया गया था उससे जो भी असेट्स वगैरह परचेज की गई अगर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके तो जो लेंडर होता है वो क्या कर सकता है, वो ना उस असेट्स को भाई अपने अगेंस्ट मतलब ले सकता है। तो ये है अगर जो लेंडर वो ट्रेस कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि मनी को ना जो उसने उधार दी थी उसको इस असेट्स को परचेज करने में यूज़ किया गया है, तो उसके पास अधिकार है कि या तो वो मनी या उस असेट्स को जो परचेज की गई है मनी से उसको क्लेम कर सकता है। फिर वो असेट्स है ना लेंडर की हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब भाई ऑर्डर देना, रोक लगाना। अगर जो मनी है उसको यूज़ नहीं किया गया है तो लोन की मनी को किसी भी ट्रांजैक्शन पे, तो लेंडर क्या कर सकता है, एक नोटिस दे करके कंपनी को ना वो अपील कर सकता है कोर्ट को और रोक लगा सकता है कंपनी को उस मनी को स्पेंड करने से और रिकवर कर सकता है उस मनी को। सुब्रोगेशन होता है भाई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो एक्शन लिए जाते हैं। तो अगर कहता है कि जो मनी भाई लगा लो आपने बोरो की और उस मनी को आपने किसी अदर पर्सन को के डेप्ट को पे करने में यूज़ कर दिया, तो अब आप ना उस पर्सन की जगह पे आ जाओगे जिसका डेप्ट चुकाया गया है, मतलब अब आप क्रेडिटर बन जाओगे, ठीक है। और सुब्रोगेट करोगे अपने राइट्स के लिए। जो लेंडर होता है इसीलिए क्रेडिटर बन जाता है कंपनी का उस सीमा तक जितनी मनी यूज़ की गई है पे ऑफ करने में क्रेडिटर्स को, ठीक है। फिर बात आती है रिकवरी ऑफ डैमेज, मतलब भाई अगर कोई नुकसान वगैरह होता है तो डायरेक्टर से रिसीव किया जा सकता है लेंडर के द्वारा। अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का वो बोरो करता है मनी बियॉन्ड द अथॉरिटी, मतलब जितनी पावर थी उससे ज़्यादा, मतलब भाई आर्टिकल और मेमोरेंडम में जितनी भी पावर दी थी उससे ज़्यादा, तो जो लेंडर होता है मनी का वो इन डैमेज को डायरेक्टर से रिकवर कर सकता है, ठीक है। तभी होगा जब भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्लियरली बताया गया हो कि जो डायरेक्टर है भाई अगर उनको पावर मिली है, लेकिन कहता है कि जो डायरेक्टर आर नॉट एम्पावर्ड टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब उन्हें बता दिया भाई कंपनी की बिहाफ पे डायरेक्टर ने बोरोइंग की नहीं है, उसने तो खुद की मर्जी से की है, उसने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया ही नहीं है। नेक्स्ट है बोरोइंग अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर, मतलब जब डायरेक्टरी पावर से बाहर बोरो किया जाए, ये अलग पॉइंट है। कोई भी बोरोइंग विच इज़ विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बट, मतलब कंपनी की अथॉरिटी में है लेकिन है ना जो डायरेक्टर है उनकी अथॉरिटी से बाहर है तो उनको अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर की मतलब लिमिट से बोलेंगे। तो इस केस में कंपनी रेटिफाई करेगी, मतलब सही करेगी बोरोइंग्स को, जो लोन है वो वैलिड होगा एंड बाइंड होगा कंपनी पर। लेकिन जब कहता है कि कंपनी रेटिफाई ना करे बोरोइंग्स को तो जो डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट का एंड द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का वो प्रोटेक्ट करेगा लेंडर को। फिर बात आती है
मेथड बोरिंग के मतलब आप उधार किन किन तरीकों से ले सकते हो। तो एक कंपनी बोरो कर सकती है जो भी प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, बिना सिक्योरिटी के या सिक्योरिटी के। तो कुछ मेथड है, पहला लोन फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक से लोन ले सकती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर एंड बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट। जो लोन लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सिक्योर्ड किए जाते हैं एसेट्स ऑफ द कंपनी के द्वारा। डिबेंचर एंड बॉन्ड जनरली है ना मतलब बट आर नॉट नेसेसरली सिक्योर नहीं होते। जो डिपॉजिट्स होते हैं फ्रॉम द पब्लिक आर हाउएवर, मतलब जो भी वो अनसिक्योर होती हैं, ठीक है। जो अमाउंट और डिपॉजिट विद द कंपनी वो इनवाइट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सिक्योर्ड और बोरोड मनी। नॉर्मल सी बात है जहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। जो पावर होती है कंपनी की बोरो करने की मनी को, इसमें इंक्लूड करता है पावर सिक्योरिटी देने की, ठीक है, मॉर्गेज की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, लियान गारंटी या प्लेडेज ऑन द कंट्री प्रॉपर्टी। जो पर्पज होता है सिक्योरिटी का वो यही होता है कि भाई लोन की रीपेमेंट को इंश्योर करना कि भाई अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो आप उस असेट्स को बेच करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। अब बात आती है डिबेंचर क्या होते हैं। तो वर्ड डिबेंचर आया है लैटिन वर्ड डैब्री से, जिसका मतलब होता है लोन लेना। जब एक कंपनी लोन लेना चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या करती है, ये डिबेंचर इशू करती है या डिबेंचर स्टॉक इशू करती है। जो डिबेंचर होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इनडेप्थनेस की एक्नोलेजमेंट होती है। इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा खुद की कॉमन सील के अंतर्गत, ठीक है, और भाई स्पेसिफाइड डेट को रिपे किया जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर। तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या अदर प्रकार की सिक्योरिटीज आती हैं, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज, जो भाई असेट्स पे चार्ज कर भी सकती है कंपनी की और नहीं भी। तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है एज एविडेंस ऑफ द डेब्ट टू द होल्डर, जो अराइज होता है आउट ऑफ द लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज। फिर बात आती है फीचर्स की। तो डिबेंचर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, ये एक एक्नोलेजमेंट होता है कंपनी के डेब्ट का टू द होल्डर। ये इशू किया जाता है कॉमन सील के अंतर्गत, कॉमन सील मतलब मोहर के अंदर। फिर बात आती है जो डिबेंचर होते हैं नॉर्मली इशू किए जाते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए, बट एक डिबेंचर है ना उसको हम इशू कर सकते हैं फॉर द टोटल अमाउंट जो भी दी गई है डिबेंचर होल्डर को। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डेट ऑफ रिन्यूअल है, वो भी डिबेंचर में लिखी होनी चाहिए। एक जो डिबेंचर होता है नॉर्मली, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा सिक्योर हो कंपनी के द्वारा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से। जो होल्डर होता है डिबेंचर का उसके पास कोई अधिकार नहीं होता कंपनी की मीटिंग्स में वोट करने का, ना ही पार्टिसिपेट करने का कंपनी की मैनेजमेंट में। अब बात आती है डिवेंचर स्टॉक। तो ये एक लोन कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी में और उसके लैंडर में। जो बोरोड कैपिटल होते हैं कंपनी की वो कंसोलिडेट होती है वन मास में, उसे ही हम डिवेंचर स्टॉक बोलते हैं। मतलब जितने भी बोरोई की है ना वो सारे डिवेंचर स्टॉक में दिखा देते हैं। तो एक टाइप से सिक्योर करने का लोन ऑफ ए डिवेंचर होल्डर टू द कंपनी वो क्या है, डिवेंचर स्टॉक इशू करना। तो डिवेंचर स्टॉक क्या है, मतलब ये एक टाइप से कहें तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक आते हैं, बॉन्ड सब कुछ आता है। तो कहता है कि जो प्रोविजन होते हैं जो डिबेंचर पर अप्लाई होते हैं वही अप्लाई होंगे डिबेंचर स्टॉक पे, ठीक है। तो डिबेंचर स्टॉक जब इशू होंगे तो भी इस पे सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो डिबेंचर स्टॉक की अमाउंट एक तो फिक्स नहीं होती, डिविजिबल होते हैं, आप किसी भी अमाउंट में फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हो। आप इसको डिफरेंस है आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिबेंचर क्या एक सर्टिफिकेट होती है लोन की कंपनी को एंड हमेशा फिक्स डिनोमिनेशन की होती है। डिबेंचर स्टॉक एक ट्रस्ट डीड होती है जो सर्टिफाई करती है अमाउंट ऑफ लोन को कि जो होल्डर है उसे दी जाएगी कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये किसी भी डिनोमिनेशन की, डिनोमिनेशन मतलब अमाउंट की हो सकती है, जबकि डिबेंचर की जो डिनोमिनेशन होती है फिक्स होती है। और जो इंटरेस्ट होता है या लोन अमाउंट होती है अगर वो पे नहीं की जाती स्पेसिफाइड डेट तक तो जो होल्डर होता है डिबेंचर का वो केस कर सकता है, जबकि जो होल्डर होता है डिबेंचर स्टॉक का वो केस नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ट्रस्टी होता है डिबेंचर स्टॉक का वो कर सकता है ऐसा। तो यहाँ पे ट्रस्टी को अधिकार होता है। जो डिबेंचर होता है वो ट्रांसफर कर सकता है इंटायरली, ठीक है, बिकॉज जो डिबेंचर होता है वो एक यूनिट होती है। डिबेंचर स्टॉक डज नॉट हैव एनी यूनिटरी वैल्यू नहीं रखता, ये ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रैक्शनल अमाउंट में, मतलब पार्ट्स में। डिबेंचर है ना स्टैंप्स होने चाहिए। डिबेंचर स्टॉक एक सर्टिफिकेट होती है, जरूरी नहीं है वो स्टैंप्स हो क्योंकि ये एक ट्रस्ट डीड होती है एंड रिटर्न होती है स्टैंप पेपर पर। जो वैल्यू होती है डिबेंचर्स की लाइक दैट ऑफ द शेयर, ये इंस्टॉलमेंट में पे होती हैं। जो डिबेंचर होते हैं पार्टली और फुली पेड होते हैं। डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुली पेड होते हैं और जो डिबेंचर होते हैं पार्टली पेड एट इशू, ये ना कन्वर्ट हो सकते हैं स्टॉक में जब फुली पेड होंगे। और डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुली पेड ही होते हैं जब इशू किए जाते हैं। फिर बात आती है यूज ऑफ चार्ज।
तो कहता है कि जो होल्डर होता है डिबेंचर का उसके पास अधिकार है कंपनी की प्रॉपर्टी को भाई वो यूज़ कर सकता है जो चार्ज रेस्ट विद द बॉडी ऑफ पर्सन टू कीप वॉच ऑन द होल्डर्स इंटरेस्ट। अब बात आती है डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स हैं, ये मेंबर होते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर मेंबर नहीं होते। डिबेंचर होल्डर है ना, उसके पास कोई अधिकार नहीं है डिविडेंड रिसीव करने का, जबकि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जो भी शेयर उसके पास है। जो अमाउंट एडवांस की गई है डिवेंचर होल्डर को रिटर्न की जाती है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई है। जबकि शेयर होल्डर होते हैं कहता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है शेयर्स में वो रिटर्नेबल होती है जब कंपनी वाउंड अप होती है, उससे पहले नहीं। जो होल्डर होता है उसको क्रेडिटर बोलेंगे, ओनर बोलेंगे। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है वोट करने का, जबकि शेयर होल्डर को वोट करने का अधिकार है। वाइंड अप पे डिवेंचर होल्डर को पहले पे की जाती है मनी, जबकि शेयर होल्डर को बाद में। जो अमाउंट पे होती है डिवेंचर होल्डर्स को वो क्या है, एक लोन होता है कंपनी के लिए, जबकि जो पे होती है शेयर्स पे वो पार्ट होता है कंपनी की कैपिटल का। डिवेंचर होल्डर इज पेड, उनको इंटरेस्ट दिया जाता है जो भी पैसा भाई उन्होंने लगाया है, चाहे आप कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पे होगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जबकि अगर लॉस होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर आई मीन क्लासेस ऑफ डिवेंचर। तो रजिस्टर्ड वो होते हैं जिनको भाई रजिस्टर्ड किया गया है, जो रजिस्टर जो भी कंपनी का है उसमें मेंशन किया गया, इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें जब मेंशन होती हैं, ये कोई निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और बियरर होते हैं मतलब जैसे आपके पास कोई नोट है, ठीक है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, आप देख रहे हो उस पर लिखा हुआ है मैं धारक को मतलब जितने भी रुपए वो अदा करने का वचन देता हूँ, तो मतलब बियरर। अगर आपको 500 का नोट पड़ा मिला हुआ वो आपका है, वो किसी और पर्सन का नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बियरर मतलब जिसके पास है। डिवेंचर ना तो रिकॉर्ड होते कंपनी के रजिस्टर में और ना ये रिक्वायर भाई किसी की कंसेंट से ट्रांसफ़र करने के लिए, वो होते हैं बियरर, ठीक है। मतलब बियरर डिवेंचर ट्रांसफरेबल सिर्फ डिलीवरी से, जिसके पास भी उसकी हक होगा, पोजेशन होगा, ये उसी का माना जाएगा, वो ही उसका ओनर होगा, ठीक है। और जिसके पास वो है उसी को इंटरेस्ट लेने का अधिकार होगा। फिर बात आती है सिक्योर डिवेंचर, तो मतलब वही जो चार्ज है जिस पर कंपनी की प्रॉपर्टी पर। तो डिवेंचर जो सिक्योर्ड होते हैं बाई ये चार्ज ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी, उन्हें सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर बोलते हैं। और अनसिक्योर्ड वो होते हैं जो डिवेंचर सिक्योर नहीं है किसी भी चार्ज या मॉर्गेज ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी के द्वारा, उन्हें अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं। कंपनी को सिक्योरिटी नहीं देती पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के लिए इन डिवेंचर्स पर। जो होल्डर होते हैं इन डिवेंचर्स के लाइक ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, सिर्फ उनके पास सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, कि उन्हें पेमेंट की जाएगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के केस में ऑन द कंपनी पार्ट जो होल्डर होता है वो शू कर सकता है कंपनी को। रिडीमेबल होता है जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद स्पेसिफिक डेट को पेमेंट किया जा सकता है। और रिडीमेबल होते हैं जिनको सिर्फ वाइंड अप पे ही पे किया जाएगा, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर या एक स्पेसिफिक कंडीशन पूरा होने के बाद वो खुद को फुली या पार्टली है ना इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है डिबेंचर इशू करने के तरीके। तो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी, पब्लिक कंपनी के द्वारा भी, कभी भी। जो अथॉरिटी होती है डिबेंचर इशू करने की वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। ये पार प्रीमियम डिस्काउंट आप किसी पर भी इशू कर सकते हो, इसके लिए भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। अब बात आती है इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, रिजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है। तो कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास पावर होती है इशू करने की, ठीक है। वो कब मिलेगी, जब एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा मीटिंग में। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जहाँ पे जो मनी बोरो की जाएगी टुगेदर विद द मनी जो पहले बोरो की गई है, अगर वो एग्रीगेट और पेड अप कैपिटल से ज़्यादा है, फ्री रिजर्व से ज़्यादा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज़रूरत है कि वो ना भाई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके सभी की कंसेंट वगैरह ले जनरल मीटिंग में और एक फ्रेश डिवेंचर इशू करें। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं एक कमेटी जो भाई सारे जो भी फ्रेश इशू है उस चीज़ को चेक करेगी, रिजोल्यूशन वगैरह पास करेगी, ट्रस्ट डीड वगैरह तैयार करेगी। ऑफर टू पब्लिक, जो ऑफर होता है डिबेंचर्स का टू द पब्लिक वो किया जाता है इशू करके फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो भाई कंपनी किया गया है मेमोरेंडम के द्वारा, ठीक है। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, जो डे होता है एक प्रोस्पेक्ट जब भाई प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है डिबेंचर के रिस्पेक्ट में, तो कहता है कि जो कॉपी होती है ना प्रोस्पेक्टस की वो फिल की जाती है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, डिबेंचर को मतलब देने से पहले पब्लिक को, और कम से कम 3 दिन पहले इशू ऑफ डिबेंचर से। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के इशुएंस में, मतलब जब तक कि भाई 5th डे ना हो भाई प्रोस्पेक्टस के इशू का, और सच टाइम एज में भी स्पेसिफिक, जब तक और जो भी प्रोस्पेक्टस में बताया गया है।
फिर एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है बताता है कि जो एप्लीकेशन की गई है ना, मेड फॉर द परमिशन फॉर डिवेंचर ऑफर्ड, वो डील करते विद वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी अलॉटमेंट है ना वो वॉइड होता है अगर जो परमिशन है वो नहीं दी जाए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। 10 जो वीक होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर ये 3 महीने के अंदर दे देनी चाहिए। फिर एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, ये जरूरी होता है कंपनी के लिए इंटर करना पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डिवेंचर होल्डर इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ज टू रजिस्टर, जहाँ पे जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं अगर वो क्रिएट करे कोई चार्ज कंपनी की प्रॉपर्टी पे, तो जो डिस्क्रिप्शन होता है ना इन चार्ज पर वो फिल किया जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंतर्गत अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स के। अब है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट। तो यहाँ पे ना रोक बता रखी है डिवेंचर्स की। तो इसमें क्या है देखो, सेक्शन जो 71 है कंपनी चेक, तो कहते हैं कोई भी कंपनी है ना वो इशू नहीं करेगी डिवेंचर्स, ठीक है, जिसपे वोटिंग राइट हो एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी वेदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ बिजनेस। अब इशू ऑफ डिवेंचर विद परिपासु क्लास, परिपासु मतलब कि भाई स्टैंडर्ड क्लोज होता है, ठीक है, जिसमें जो डेब्ट एग्रीमेंट है जो इंश्योर करता है कि लैंडर्स को, ठीक है, जो भी है। तो इन केस ऑफ डिवेंचर जब इशू किए जाते हैं इन ए सीरीज ऑफ परिपासु क्लास जो भी इंसर्ट की गई है इम्प्लाई कर कि इसमें जो लेंडर हैं बोरोवर्स हैं उनको इक्वली माना जाता है। तो इन केस जो डिबेंचर अगर उनको हम प्री पासो क्लोज में इंसर्ट करते हैं तो ये इंप्लाई करता है कि डिबेंचर्स को एक तो प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा, और ये अज्यूम किया जाता है कि जो कंपनी होती है अगर उसके पास कैश की शॉर्टेज होती है एंड डज नॉट हैव द, अगर अमाउंट नहीं है डिबेंचर्स को पे करने के लिए, इस केस में जितने भी डिबेंचर हैं जो हेल्ड किए गए हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा उनको इक्वल माना जाएगा एज रिगार्ड टू ए चार्ज एंड रीपेमेंट विद अदर्स ऑफ द सीरीज। परिपासु क्लास अगर ना हो तो जो लीगल पोजीशन होती है डिबेंचर्स की वो पेबल होगी डेट के अकॉर्डिंग, जिस दिन उनको इशू किया गया था, जितने डिबेंचर उन्होंने एक्वायर किए हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड अगर वो सेम डेट को इशू होते तो कंजिक्यूटिव नंबर वगैरह के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। फिर बात आती है डिबेंचर विद ट्रस्ट डीड। जब सिक्योर डिबेंचर्स को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा और ये पॉसिबल ना हो कंपनी के लिए भाई अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज करना या ट्रांसफर करना है जैसे सिक्योरिटी, तो कहता है कि जो कंपनी होती है कांट पॉसिबली क्रिएट ए सेपरेट चार्ज, तो वो ना कोई भाई उसके लिए अगर पॉसिबल ना हो सेपरेट चार्ज क्रिएट करना, ठीक है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कंपनी के द्वारा कि वो एक ट्रस्टी को अपॉइंट करे, क्योंकि ये जो ट्रस्टी होते हैं ये क्यों अपॉइंट किए गए हैं ताकि जो भी होल्डर है डिवेंचर्स के उनको बेनिफिट हो। एक ट्रस्ट डीड इशू की जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इशूइंग कंपनी जिस पर चार्ज क्रिएट किया गया है डिवेंचर्स को इशू करने के लिए, ठीक है, जो मॉर्गेज की गई है ट्रस्टी को। इस तरीके से जो ट्रस्टी होते हैं वो इंटरपोज करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर, मतलब एक लिंक के रूप में आते हैं। जो ट्रस्टेड होती है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, स्टिपुलेशंस होते हैं जो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफ रखती हैं। ये पावर देती है ट्रस्टी को अपॉइंट करने की, रिसीव करने की, इन्फोर्स करने की सिक्योरिटी अगर कोई भी डिफॉल्ट वगैरह किया जाता है। जो ट्रस्ट डीड है वो प्रिपेयर की जाती है ज्वाइंटली ट्रस्टी के द्वारा और कंपनी के द्वारा। नॉर्मली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी है ज्वाइंटली और इंडिविजुअली एक ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, और जो ट्रस्टी होते हैं उसके पास खुद के भी डिवेंचर हो सकते हैं। अब कंटेंट क्या होगा ट्रस्ट डीड में, तो डिवेंचर का कितने नंबर हैं, कितने इशू किए गए थे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है, पेमेंट का कंडीशन, डेट, मैनर, डिस्क्रिप्शन कंपनी की प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है, राइट्स, ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रस्टी अगर डिफॉल्ट होता है, नेचर, क्लास, प्रोसीजर क्या है डिवेंचर्स को ट्रांसफर करने का, अरेंजमेंट जो भी की गई है मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है, कंपनसेशन जो पे किया गया है ट्रस्टी को। अब रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है डिवेंचर होल्डर के पास, जो कहता है कि जब डिवेंचर सिक्योर्ड नहीं होते बाय किसी भी चार्ज या मोर्गेज के द्वारा तो क्या रेमेडी है। एक तो जो होल्डर है वो केस कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट में अपनी जो भी डेब्ट था उसको रियलाइज करने के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में डिक्री ले सकता है, मतलब भाई वो यूज़ ना करे वो उसको सेल कर सकता है। अगर कंपनी इनकैपेबल है पे करने में डिवेंचर्स को, जो डिवेंचर होल्डर है ना वो अपील कर सकता है कंपनी को वाउंड अप के लिए कि भाई वो बंद हो जाए। अगर जो कंपनी है वो एक प्रोसेस में वाउंड अप के, तो जो होल्डर है अनसिक्योर डिवेंचर्स के वो क्लेम कर सकते हैं फॉर द अमाउंट जो भी ड्यू है, ठीक है, अदर देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जब डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं किसी भी चार्ज या मॉर्गेज के द्वारा तो डिवेंचर होल्डर्स प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसे रिलाइज कर सकते हैं। और भी रेमेडीज है, यही है टू राइट टू फाइल ए सूट, मतलब कि भाई वो केस कर सकता है कंपनी के ऊपर।
तो ये कॉमनली रेफर करता है डिवेंचर होल्डर एक्शन। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जो होल्डर होता है सिक्योर डिवेंचर को एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, जिसको पावर देगा बाय द कंडीशन जिसमें जो डिवेंचर है इशू किए गए थे। जो रिसीवर है वो अपॉइंट किया गया है, उसके पास अधिकार होते हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफर की गई थी ना जैसे सिक्योरिटी, उसको टेक ओवर करने का, कंपनी के बिजनेस को रन करने का, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी को बेचने का, प्लान बनाने का, अरेंज करने का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स को। फिर है रियलाइजिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बाई फोरिक्लोजर। फोरिक्लोजर का मतलब होता है डिक्री लेना कोर्ट से, ठीक है, ताकि जो मोर्गेजर है ना उसको मतलब बाई वीज जो मोर्गेजर लॉसेज है वो सब हम प्रॉपर्टी से रिकवर कर सके बाई सच डिक्री ऑफ द कोर्ट। जो डिवेंचर होल्डर है वो रियलाइज कर सकता है अमाउंट जो भी ड्यू थी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच करके। अप्लीकेशन फॉर वाइंड अप ऑफ द कंपनी, अगर जो डिवेंचर होल्डर वो चाहे तो वो अन अप्लीकेशन कर सकता है ट्रिब्यूनल को वाइंड अप के लिए कंपनी की, क्योंकि वो क्रेडिटर है कंपनी का और जो अमाउंट और प्रिंसिपल है वो भाई मांगता है इंटरेस्ट। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू ट्रस्टी, जो होल्डर होता है डिवेंचर का वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ट्रस्टी की हेल्प से बेच भी सकता है। और रेमेडी इन केस ऑफ कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है जो होल्डर होता है डिवेंचर को रियलाइज कर सकता है अमाउंट ड्यू टू हिम बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी जो रखी गई है कंपनी के द्वारा एज ए सिक्योरिटी इन केस ऑफ द कंपनी इंसॉल्वेंसी। बट उसके पास कोई अधिकार नहीं है इंटरेस्ट वगैरह क्लेम करने का वाइंड अप के बाद, ना ही वो इंटरेस्ट वगैरह ले सकता है सिक्योरिटी को बेच करके। अब बात आती है रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर, जो कंपनी होती है जो इशू करती है डिवेंचर वो मेंटेन करती है एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर का, ठीक है। तो कहता है कि जो रजिस्टर होता है डिवेंचर होल्डर का उसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं, क्या क्या, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन हर डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर जितने भाई हर होल्डर ने लिए हैं वो नंबर वगैरह, अमाउंट कितनी है, डेट जिस दिन जो पर्सन का नाम एंटर किया गया था रजिस्टर में एज ए डिवेंचर होल्डर, डेट जब जो पर्सन है वो सीज हो गया था टू बी ए डिवेंचर होल्डर। जो कंपनी है वो मेंटेन करती है एक इंडेक्स जिसमें सारे रिलीवेंट एंट्री वगैरह की जाती हैं कन्वीनियंस के लिए। कोई चार्ज होता है इन द पार्टिकुलर और रजिस्टर्ड वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंडेक्स में। जो रजिस्टर होता है डिवेंचर होल्डर का वो क्लोज किया जा सकता है सेम तरीके से, ठीक है। अब है मोर्गेज, मोर्गेज एक प्लेडेज होता है राइट्स ऑफ इमूवेबल, मतलब जब आप भाई अब लोन लेने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं तो वो मोर्गेज कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये एक्शन होता है कंपनी का जिसके द्वारा जो प्रॉपर्टी उसको सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है लोन वगैरह लेने के लिए कंपनी को रन करने के लिए। जो लैंडर होता है उसको क्या मिल जाता है, लियान का अधिकार मिल जाता है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। और एक डीड के थ्रू उस डीड को बोलते हैं ट्रस्ट डीड। जो पार्टी है जो सिक्योरिटी के रूप में रखती है उसे मोर्गेजर बोलते हैं और जिसे रखा जाता है उसे मोर्गेज ही बोलते हैं। जो सिक्योरिटी है वो भैया मूवेबल या इमूवेबल किसी की भी रख सकते हो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब गिरवी रखोगे तो वो मोर्गेज कहलाता है और मूवेबल को रखोगे तो हाइपोथिकेशन कहलाता है। अब दो प्रकार के मोर्गेज होते हैं, लीगल मोर्गेज, इक्विटेबल मोर्गेज। लीगल मोर्गेज, लीगल मोर्गेज में जो टाइटल डीड होती है प्रॉपर्टी की वो डिलीवर की जाती है क्रेडिटर को, ठीक है। और एक अकम्पनी डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है अमाउंट ऑफ लोन जो लिया गया था एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या अदर कंडीशंस वगैरह। और इक्विटेबल मोर्गेज में क्या होता है कि जो क्रेडिटर होता है पोजीशन ले लेता है, हक ले लेता है प्रॉपर्टी पे, और डिफॉल्ट के केस में भाई अगर पेमेंट वगैरह ना की जाए तो क्रेडिटर अपील कर सकता है कोर्ट को और प्रॉपर्टी को खुद के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, बेच करके उससे पैसे रिलाइज कर सकते हैं। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।